everybody, welcome once again to my channel Krishna Singhdeo. स्वागत है आप सबका in this batch Lakshya which is for 2023 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एंड ये है स्पेशल प्रिपरेशन फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट जहां पे हमारा लक्ष्य है 70 प्लस गेन करना। यस, बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है एंड काफी सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इनसे आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको दावा किया है कि मैं आपकी कॉमर्स की प्रिपरेशन को बूस्टअप करा दूंगी विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ मच टाइम, तो मैं यहाँ पर आपका समय जाया नहीं करूंगी एंड सीधे ले चलती हूँ इन द चैप्टर विच वी वर डूइंग यस्टरडे। हम लोग कर रहे थे एक चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बाय टू पीपल, नॉट दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल टुगेदर नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका काफी ज्यादा है, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, इन केस यू हैव मिस्ड प्रीवियस वीडियो तो प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उससे आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आज जो मैं काम करने वाली हूँ वो मैं ये कर रही हूँ कि मैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कीवर्ड्स क्या है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स पे देखा जा सकता है। तो यहाँ से किसी भी बच्चे को सिलेक्टिव स्टडी करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लर्न करने हैं विद द कीवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। तो ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल के जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और ऑल टुगेदर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हेनरी फेयोल ने दिए हुए। चलिए, तो फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जो हम लोग करेंगे वो है डिविजन ऑफ वर्क। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1। किसी भी सीक्वेंस में प्रिंसिपल्स आप लर्न कर सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का ये बोलता है that if we divide the work properly, what happens? हम देखेंगे कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कम हो जाएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है वो वर्कर्स की बढ़ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी एंड उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे ही हम डिविजन ऑफ वर्क करते हैं, रिपीटेडली सेम काइंड ऑफ वर्क इज डन बाय द वर्कर अगेन एंड अगेन एंड इससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल सर ने दिया था वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है there has to be balance between authority and responsibility. I am showing you the keywords here only students. यहाँ पर देखिए आपको keywords दिखाई दे रहे हैं। जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा रही थी, मैं जगल कर रही थी बिटवीन टू स्क्रीन जहां पे मैंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स अभी भी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, किसी को भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो आप और गूगल ड्राइव की लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक भी आपने कीवर्ड्स को डाउनलोड नहीं किया है तो कीवर्ड्स को जरूर एक्सेस करके रखिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यही कीवर्ड्स वहां पर लिखे हुए, दैट इज व्हाई आई एम नॉट शोइंग यू द स्क्रीन। जहां पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आप उसे वहां से रेफर कर सकते हैं। यस, नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे लेकिन कीवर्ड्स आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं वहां से। चलिए, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर रहे थे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिसके पास भी अथॉरिटी है उसके पास एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती है एंड अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी होगी तो पर्सन जो है इनइफेक्टिव रहेगा, उसकी बात में कुछ भी दम नहीं रहेगा क्योंकि वो उस काम को करने के लिए, एक्शन लेने के लिए प्रॉपर स्टेप ही नहीं उठा पाएगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रॉपर बैलेंस हैज टू बी मेंटेन। दैट इज व्हाट हेनरी फेयोल हैज सेड। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज यहाँ पर ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जो हम प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाकर कि रूल्स जो हैं वो सारे रिजिड होने चाहिए, मतलब रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे प्लान्स में हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट होना प्रेजेंट है, बट रूल्स जो है मोस्टली रिजिड होते हैं एंड उसमें चेंजेस बहुत कम होने चाहिए एंड इट हैज टू बी ओबेड बाय एवरीवन। अदरवाइज अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपर्ली इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल बी फेलियर ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाई discipline is one of the most important rule. If discipline is
फॉलो प्रॉपरली, तो इवन एक बार आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होगी तो अभी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वॉट एवर प्लान इज बीइंग मेड दैट इज बीइंग फॉलोड, डिसिप्लिन एंश्योर्स दैट, एंड सेम अप्लाइज टू यू पीपल ऑल्सो। अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करके चलेंगे ना, आप भले थोड़ा पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे तो आप जरूर जरूर अच्छे मार्क्स लेंगे। लेकिन एक दिन बहुत सारी पढ़ाई करना और दूसरे दिन डिसिप्लिन फॉलो ना करके बिल्कुल ना पढ़ना, ऐसा करने वाले बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी एंड कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए था एक्चुअली से यूनिटी ऑफ कमांड, वहां पे यूनिटी एंड कमांड लिखा हुआ है। ये देखिए यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन सुपीरियर अथॉरिटी होना चाहिए, एंड उसी सुपीरियर अथॉरिटी के अंदर हमें कुछ लोगों को रखना है जो कि एक ही अथॉरिटी से सारे के सारे कमांड लेंगे। इससे ड्यूअल कमांड की जो सिचुएशन है वो क्या होती है, वो अराइज नहीं होती। और ड्यूअल कमांड होने से क्या क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कंफ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, एंड डिवाइडेड लॉयल्टी हो सकती है, इस बॉस की बात सुनूं या उस बॉस की बात सुनूं, एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ सुपरवाइजर्स हो सकता है। इन सारी बातों को अवॉइड करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब वन सुपीरियर ओनली टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड टू रिपोर्ट। ये बात आप स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी आगे कंट्रोलिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पर्सन के अंडर में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए इन अ टीम जो कि उसी की बात सुनेंगे, क्योंकि ड्युअलिटी जैसी आएगी वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में हम ये बात कर रहे हैं दैट वन पर्सन इज गिविंग ऑर्डर्स टू अदर्स टू फॉलो, मतलब यहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप की बात हो रही है। बट जब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं कि होल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मूव इन द सिंगल डायरेक्शन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक जो डिपार्टमेंट है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने से ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू ग्रो एंड क्लैशेस पैदा होना चालू हो जाएंगे। सो वन हेड वन प्लान होना चाहिए फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। हमेशा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो आगे जाके भी हमें पढ़ना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा एंड जो आपका अथॉरिटी, आपकी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपर हैंड देना पड़ेगा। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है बहुत एग्रेसिव सेल करनी है, बहुत एग्रेसिव सेल करनी है, हमें इस साल अपनी सेल को ट्रिपल एक्स करना है, वेयर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई गो स्लो, क्योंकि इस समय हमारा प्रोडक्शन जो है वो काफी स्लो चल रहा है, मशीन जो है ब्रेकडाउन हो गया एक दो मशीन का, तो अब सेल्स वाले जो लोग हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, प्रोडक्शन वाले कुछ और सोच रहे हैं, इन दैट वे क्लैशेस हो जाएंगे। सेल्स वाले बहुत मेहनत करेंगे सेल करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है तो सेल कैसे कर पाएंगे। तो ये हो गया क्या, क्लैशेस हो गए, ऑब्जेक्टिव जो था सेम नहीं था क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन करके नहीं चला। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वही बात मैं भी थोड़ी देर पहले करी थी, ये काफी कुछ कनेक्टेड है वन डायरेक्शन से भी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन एनी वन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल सीईओ ही क्यों ना हो, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्यों ना, लेकिन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी गिवन अपर हैंड एंड हमेशा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एंड मैनेजर मस्ट बी रीजनेबल बट फर्म, कंसिस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए, कांस्टेंट सुपरविजन हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक का बहुत दिल है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और उसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को अपर हैंड दिया जा रहा है। नहीं, ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज द सुप्रीम थिंग। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, रेम्यूनरेशन। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन? हेनरी फ्यूअल सर ने बोला था कि फेयर एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए टू ऑल द एम्प्लॉइज व्हिच इज सैटिस्फैक्टरी रेम्यूनरेशन। नाउ फेयर एंड रीजनेबल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं तो उस इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके मुकाबले में हम सेम ऑलमोस्ट सेम लाइन पे रेम्यूनरेशन दे अपने वर्कर्स को, और वो फेयर हो और रीजनेबल भी हो। ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इट विल बी वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ऐसा भी ना हो कि हम कम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाए। तो एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन एंड व्हिच इज फेयर आल्सो हैज टू बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड रिवार्ड एफर्ट टू मोटिवेट हायर प्रोडक्टिविटी। और हमें क्या करना है, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड करना है वर्कर्स को बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स एक्सेट्रा, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, मॉनिटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव वगैरह आपके पार्ट में आएंगे। चलिए सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह पर इकट्ठा करके कुछ एक्टिविटीज को करना।
Centralization is importance of subordinates role and centralization reduces subordinates role. मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज जिन्हें एक जगह पर ही किया जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस की एक्टिविटी का सेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है. हालांकि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है इट इज बेटर टू सेंट्रलाइज सर्टेन एक्टिविटीज. सो यहाँ पर ये बोला है सर हेनरी फ्योल ने कि अगर हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन से इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेशन रोल होती है, लेकिन अगर हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो ये सबऑर्डिनेटर का जो रोल है उसको रिड्यूस करता है. एंड हम देखते हैं ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन वेल कोऑर्डिनेटेड वे में आगे बढ़ती है. बट हम हर एक्टिविटी का सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है ऐसा नहीं कहा जा सकता है. कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट नेचर की होती है. तो ये सारे डिसीजन मैनेजर्स लेंगे बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन का प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक में एक डायग्राम भी आपको दिखाई देता है, तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है. स्केलर चेन का डायग्राम की बोलता है कि हमको एक हायरार्की में कम्युनिकेशन करनी है. हायरार्की जंप करके कम्युनिकेशन ना करा जाए क्योंकि उससे ज्यादा रूमर्स फैलने की है. एंड एक अथॉरिटी हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं फिक्स कर पाएंगे अगर कभी भी कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर लेता है. तो इट्स बेटर टू गो इन द स्केलर चेन. और बहुत ज्यादा जरूरत पड़े कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो एक ही लेवल के लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, जिसे बोलते हैं गैंग प्लान, जो कि वो आपका एक ट्राइंगल जैसा डायग्राम बुक में बना हुआ है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं. तो स्केलर चेन chain of superiors and gang plan to facilitate quick communication, not a normal practice. Gang plan भी जरूरत पड़ने पर ही करना है, it's not a normal practice. And principle of management are flexible. लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमेशा कम्युनिकेशन स्केलर चेन में करें या ना करें. कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसी रूट के थ्रू जाना इज बेटर. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्डर. जब हम ऑर्डर की बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर डिस्कस इन दिस प्रिंसिपल. वन इज मटेरियल ऑर्डर एंड दूसरा है सोशल ऑर्डर. मटेरियल ऑर्डर में जो चीज जहां से उठाई वहीं रखना. इमेजिन अ सिचुएशन की एक शिफ्ट के वर्कर काम करके जा रहे हैं, उन्होंने टूल्स को उठा के कहीं ऐसी जगह रख दिया कि दूसरे शिफ्ट के वर्कर जैसे आते हैं उन्हें कम से कम 45 मिनट्स उन टूल को ढूंढने में ही लग जाते. तो क्या होगा? इट विल बी द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो इट शुड नॉट हैपन. देयर हैज टू बी अ फिक्स प्लेस जहां पे मटेरियल रखा जाएगा. सिमिलर थिंग इज विद द पीपल आल्सो. तो किसी से मिलना है, अगर मुझे सुपरवाइजर से मिलना है तो सुपरवाइजर कहाँ बैठता है, अगर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना है तो कहाँ बैठता है, उसकी बैठने की जगह जो है फिक्स होनी चाहिए. सो मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर हैज टू बी फिक्स. अगर वायलेट करेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन एंड कियोस यहाँ पर पैदा होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हो सकती है. नेक्स्ट इज इक्विटी का रूल. इक्विटी का रूल ये बोलता है, इक्विटी का प्रिंसिपल, दैट एक काम के लिए अगर एक ही क्वालिफिकेशन के लोगों को अपॉइंट किया गया तो उन सबको आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन जो देना है सेम देना है, या फिर उनको जो जॉब्स असाइन किए गए, ऐसा नहीं है कि जॉब ए एंड जॉब बी जहां पर सेम क्वालिफाइड पीपल है एंड एक ही तरीके की उनका एक्सपीरियंस भी है, फिर भी एक को आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी दूसरे को कम दे दिया, तो इक्विटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा. So justice and kindness to employees, no discrimination on the basis of their gender, on the basis of their caste, creed, etc. And favoritism नहीं होना चाहिए, no nepotism होना चाहिए, and injurious to moral and motivation. अगर ऐसा होगा तो it will be injurious to their motivation and morale. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगेन वन प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, जिसमें वो ये बोलते हैं कि किसी भी वर्कर का जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आफ्टर अ एडॉक पीरियड ऑफ 5-6 मंथ उनको परमानेंट कर दिया जाना चाहिए और उनकी वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस पे ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल पर्सन, तो उसे एक डिपार्टमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. बार बार उन्हें यहाँ से वहां शिफ्ट करते रहेंगे तो आपको हो सकता है टर्नओवर बढ़ जाए. अब जब भी टर्नओवर बढ़ जाएगा, नए नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग के ऊपर और बाकी सारे प्रोसेस के ऊपर. सो वी शुड अवॉइड दैट. सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में जो कीवर्ड्स है वो है डेवलप, लॉयल्टी, अननेसेसरी लेबर टर्नओवर होगा अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो नहीं करेंगे, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड रिड्यूस गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर नाम भी खराब हो जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी बंदा टिकता ही नहीं है ज्यादा दिन तक, बार बार जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं. नेक्स्ट इज 13 प्रिंसिपल विच इज इनिशिएटिव का प्रिंसिपल. हमें हमेशा इंकरेज करना चाहिए वर्कर्स को टू टेक encourage them to take part
इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर सजेशन देना या कुछ भी, जहां पर भी ऐसा लगता है कि वर्कर्स का इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, वहां पर उनको एनकरेज करा जाना चाहिए। अगर आप उनको डिस्करेज करेंगे, आप उनकी सजेशन को अभी भी फॉलो नहीं करेंगे या अप्रिशिएट नहीं करेंगे एटलीस्ट, तो दे विल फील डिस्करेज, उनको फैमिली वाली फीलिंग नहीं आएगी एंड दे विल नॉट वर्क होल हार्टेडली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। It's very important to win the heart of the employees so that they can give their 100% and sometimes even more than 100% to the organization. Last principle, spirit the crops. Spirit the crops का principle होता है team spirit and cooperation होने चाहिए, strong motivation होना चाहिए workers को to work in the organization and recognition of contribution होना चाहिए, उन्हें appreciate किया जाना चाहिए and constructive approach by the managers होनी चाहिए so that the employees always feel motivated and they work wholeheartedly for the organization. So spirit the crop मतलब टीम स्पिरिट की बात यहाँ पर की गई है। तो बच्चों इस तरह से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आज का सेशन में इतना ही रखूंगी एज आई प्रॉमिस, क्योंकि मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहती कि आप यहाँ पर आकर के वेस्ट करें। हालांकि वेस्ट नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल आई डू नॉट वांट यू टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम हियर। आप इसके बाद खुद से पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस करें और कोई नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और जितना ज्यादा हो सकता है इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड आई विल कीप कमिंग। एंड मिशन 70 को किसी एक भी पल के लिए आपको भूलना नहीं है, किसी भी हालत में आपको 70 से कम पर सेटिस्फाई नहीं होना है स्टूडेंट, एंड यू कैन डू इट, बिलीव मी यू कैन डू इट वेरी वेल। आप अभी भी मेहनत करना शुरू कर देंगे आज से भी, तो भी आप अच्छे मार्क्स के साथ कॉमर्स के एग्जाम में पास हो सकते हैं। कॉमर्स की प्रिपरेशन जबरदस्त रखिए, क्योंकि कॉमर्स के लिए एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, एक ही दिन की छुट्टी है, ज्यादा छुट्टियां नहीं है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट अगेन, टिल देन बाय।